प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे हिमालय के प्रादेशिक वितरण के बारे में। आइए जरा देखते हैं हिमालय के ये प्रादेशिक या फिर देशांतरीय विस्तार के बारे में कौन कौन से हिमालय होंगे। वैसे तो हमने दोस्तों हिमालय के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा भी है और वहाँ हम लोग यह भी जानने का प्रयास किया है कि हिमालय में ट्रांस हिमालय को अलग से पढ़े थे, उसमें 3 हिमालय की श्रेणियां पढ़े थे, एक था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद पुनः हम लोग बृहत हिमालय, लघु हिमालय और फिर हम लोग पढ़े थे शिवालिक श्रेणी। और आज हम प्रादेशिक वितरण में पढ़ेंगे अन्य सारे हिमालय के वर्गीकरण जो आते हैं उनसे संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जरा एक बार पहले मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हिमालय के प्रादेशिक वितरण को। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यह हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को हमने यहाँ दर्शाने का काम किया। दोस्तों, यदि भारत में हम बात करेंगे हिमालय के वर्गीकरण, तो यहाँ पर इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, जो यह नेपाल हिमालय कहलाता है। दोस्तों, यह नेपाल हिमालय को मध्यवर्ती हिमालय भी आप कह सकते हैं, यानी मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। और आप एक भूटान हिमालय को छोड़ना पड़ेगा आपको। बाकी बात यह हमारा भारत का सीमा पकड़ाता है, भौगोलिक सीमा है। आइए जरा हम देखते हैं इस हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को। दोस्तों, यहाँ आप कश्मीर के इलाके में देख सकते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर को आप जैसा कि जानते हैं 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भाग में डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर है। तो यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले भाग में कश्मीर हिमालय होगा और यहाँ हिमाचल वाले भाग में आते हैं तो हिमाचल हिमालय कहलाएगा और यहाँ आते हैं उत्तराखंड में तो कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। आप समझ गए होंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में कश्मीर हिमालय हो गया और हिमाचल हिमालय हो गया हिमाचल प्रदेश में, पुनः उत्तराखंड में हो गया उत्तराखंड हिमालय, या फिर इसे आप कुमाऊं हिमालय भी कह सकते हैं। और आपका ये बीच में यानी मध्य में आ जाता है जो मध्यवर्ती हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय, इसे हम लोग नेपाल हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक इसके जस्ट बगल में आते हैं तो भूटान एक कंट्री आता है दोस्तों, जो हमारा पड़ोसी देश है, और यह यहाँ आता है भूटान हिमालय। यहाँ आते हैं तो हम लोग यह कहलाता है अरुणाचल हिमालय, और अरुणाचल हिमालय के बाद यह सारा एरिया आपका पूर्वांचल हिमालय आता है, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर पहाड़ी भी कहा करते हैं। आइए जरा एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने यह देखने का प्रयास किया कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय। दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमोत्तर हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय कहते हैं, उत्तर पश्चिम हिमालय कह सकते हैं। तो आइए जरा हम इनको देखते हैं। देखिए, तो यह आपका उत्तर पश्चिम हिमालय में यह तीनों देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कश्मीर हिमालय। दोस्तों, यह कश्मीर हिमालय जो है पहले किताबों में लिखा हुआ रहता था डायरेक्ट कि कश्मीर हिमालय जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, लेकिन अब यह कहना उतना उचित नहीं रहेगा जितना कि हम अब कह सकते हैं कि कश्मीर हिमालय लद्दाख और जम्मू कश्मीर के भूभाग पर अवस्थित है। ठीक है, और यह 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, फैला हुआ है। और दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इधर आपका सिंधु नदी ऐसे जाएगा और यहाँ पर सतलज नदी है। तो दोस्तों, कश्मीर हिमालय जो है सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में अवस्थित है, यानी 560 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। दोस्तों, यह कश्मीर हिमालय जो है कश्मीर हिमालय बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में एक विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है और ढल झील भी स्थित है। तो कश्मीर हिमालय में ही क्या देखे, कश्मीर हिमालय में ही बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में एक विश्व प्रसिद्ध घाटी जिसे कश्मीर घाटी कहते हैं, और वहीं आपको डल झील भी इसी कश्मीर हिमालय में मिल जाएगा। दोस्तों, यह कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां मिलेगी, जैसे कश्मीर हिमालय में काराकोरम भी मिलेगी, लद्दाख भी मिलेगी, जास्कर भी मिलेगी, पीर पंजाल मिलेगी, कुछ बृहत हिमालय भी मिल जाएगी। अब देखिए ये दोस्तों, कश्मीर हिमालय जो है कश्मीर हिमालय दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण नदियां, दक्षिण एशिया डायरेक्ट भारत में दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण नदियां जो है बाल्टोरो और सियाचिन जो है यह उत्तर पश्चिम हिमालय में अवस्थित है। और यह कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यह कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और करेवा समझिए, करेवा क्या होता है, तो करेवा जो है एक प्रकार का समझिए कि मिट्टी टाइप होता है। और यह करेवा किस तरह से बनता है तो समझ लीजिए,
करेबा वाला क्षेत्र जो होता है हिम नदी यानी ग्लेशियर, जो ग्लेशियर से पिघल करके नदी जो बन जाता है, उससे जो गाद यानी कचरा उचरा जो बह करके आता है और वह गाद या फिर चिकनी मिट्टी और अन्य पदार्थ क्या होता है, हिमोड पर एक मोटी परत के रूप में जम जाती हैं, वही क्या कहलाता है, करेबा कहलाता है। तो आप समझ गए करेबा जो है मिट्टी सबसे संबंधित है। अब दोस्तों यह करेबा वाला जो मिट्टी वाला क्षेत्र जो था यह प्रसिद्ध है किसके लिए, तो इसी करेबा पर आपको एक खेती होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाफरान की खेती। दोस्तों यह जाफरान क्या होता है, केसर होता है। वैसे तो जम्मू कश्मीर केसर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ देखिए कि इस कश्मीर हिमालय में आपको बहुत सारे मीठे पानी की झील भी होगी। दोस्तों मीठे पानी की झील कहेंगे तो यहाँ पर कह दें क्या, अलवणीय झील। तो मीठे पानी की झील कौन कौन होगी, इस कश्मीर हिमालय में मीठे पानी की झील होगी, डल झील, बुलर झील, यह सब होगी। और इस कश्मीर हिमालय में कुछ नमकीन झील भी होगी यानी लवणीय झील भी होगी। लवणीय झील कौन कौन सा होगा, तो लवणीय झील होगा पगांगसो झील, सोमू रिरी झील और बहुत सारे झील होंगे। अब देखिए इसमें दोस्तों ये जो कश्मीर हिमालय में एक झेलम नदी जो प्रवाहित होती है, झेलम नदी यह अपने यौवनावस्था में बहती है, या मतलब प्रसारित होती है। अब देखिए कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग में कहेंगे तो कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग में कुछ अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाएगी जिन्हें हम लोग दून कहा करेंगे। और इन घाटे को दून कहते हैं। तो कौन कौन से दून होंगे, देहरादून होंगे, पठानकोट दून होंगे, पाटलिपुत्र दून होंगे, यह सब होंगे। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर और कुछ हम लोग बातें पढ़ते हैं। कश्मीर हिमालय जब हम पढ़ लिया तो अब आते हैं हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय हम लोग देखते हैं। हिमाचल हिमालय तो हिमाचल हिमालय हो गया, उत्तराखंड हिमालय को ही हम लोग कहेंगे क्या, कुमायूं हिमालय। देखिए दोस्तों यह हिमाचल हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय जो है इसका क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो पहले देख लीजिए हिमाचल हिमालय यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है। और हिमाचल हिमालय जो है कितना क्षेत्रफल है, हिमाचल हिमालय का 4500 मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। और वही हम बात करेंगे कुमायूं हिमालय दोस्तों, तो कुमायूं हिमालय का क्षेत्रफल होगा 3800 वर्ग किलोमीटर होगा कुमायूं हिमालय का। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि यह जो है हिमाचल हिमालय जो है, हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय जो है यहाँ पर आपका जो नदी बहेगी वह रावी नदी और इधर आपका पूरा में काली नदी। तो हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली नदी के बीच में अवस्थित है। दोस्तों काली नदी जो है घाघरा, जिसे हम लोग सरयू कहा करते हैं, काली नदी घाघरा की सहायक है। अब दोस्तों देख लीजिए इस उत्तराखंड यानी कुमायूं हिमालय और हिमाचल हिमालय में बहने वाली कौन कौन सी नदियां, तो रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, घाघरा, यह सब नदियां बहा करती हैं। अब दोस्तों देख लीजिए लघु हिमालय को हम लोग, इस लघु हिमालय को हिमाचल में क्या कहेंगे, तो लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधार कहेंगे। और वहीं यदि उत्तराखंड में आ जाएंगे तो उत्तराखंड में लघु हिमालय को नागतिभा कहेंगे। अब दोस्तों देख लीजिए कि लघु हिमालय, इसमें हिमाचल हिमालय उत्तराखंड हिमालय में जो लघु हिमालय आएगा वह 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत जो है, इस पर वो ब्रिटिश प्रशासन के लिए, जब ब्रिटिश यहाँ पर राज करते थे उसके लिए यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा करता था। और यहाँ कुछ उन्होंने नगर भी बसाने का काम किया। आइए देखते हैं वो शहर कौन कौन सा बसाए थे इस उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय में ऊंचाई वाले क्षेत्र पर कौन कौन सा बसाए थे। तो देख लीजिए धर्मशाला, मसूरी, नैनीताल, कसौली, अल्मोड़ा, रानीखेत, इस तरह के यहाँ नगर उन्होंने बसाए थे। अब इस हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय यानी कुमायूं हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण दून है। जैसे हम लोग कश्मीर हिमालय में कुछ घाटियां देखे तो उन्हें दून कहते थे, तो यहाँ भी कुछ घाटियां होंगी जिन्हें दून कहेंगे। वह कौन कौन सा दून होगा, तो देखिए चंडीगढ़ दून होगा, चंडीगढ़ कालका दून होगा, नालगढ़ दून होगा, देहरादून होगा, हरिके दून होगा, कोटा दून होगा, यह सब दून हो सकता है। दोस्तों यहाँ इस दोनों में यानी हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय यानी कुमायूं हिमालय में सबसे बड़ी घाटी होगी आपको देहरादून की घाटी। देहरादून घाटी की लंबाई 35 से 45 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर होगी। अब दोस्तों इसमें जो बृहद हिमालय जो आता है इस हिमाचल हिमालय और कुमायूं हिमालय में, तो समझ लीजिए कि बृहद हिमालय की घाटियों में आपको भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि भोटिया क्या होता है। भोटिया एक प्रकार का दोस्तों जनजाति होता है
खाना बदोश लोग होता है, मतलब कि भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ पर स्थानांतरित भी करते हैं। अब यहाँ कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि भोटिया जो खाना बदोश लोग होते हैं दोस्तों, यह गर्मी के ऋतु में क्या करते हैं, बुग्याल में चले जाते हैं, ठीक है। और वही यदि शरद ऋतु की बात करेंगे दोस्तों, तो शरद ऋतु में घाटी में चले आते हैं। दोस्तों बुग्याल क्या होता है, बुग्याल एक प्रकार के ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान होता है। तो गर्मी की ऋतु में वही ऊंचाई वाले घास के मैदान पर चले जाते हैं, और वही ठंडी ऋतु में आते हैं तो यहाँ पर घाटियों में आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या ये भोटिया होता है और बुग्याल क्या होता है। आइए अब पुनः और देखते हैं हम लोग दोस्तों, इस हिमाचल हिमालय और कुमाऊं हिमालय में कुछ ग्लेशियर भी आएंगे जिसे हम लोग हिमनद कहा करते हैं। वो ग्लेशियर कौन कौन से होंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, यह सब है। आइए और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर शिवालिक श्रेणी भी इसमें आता है, यानी क्या क्या देख लिए, लघु हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, और शिवालिक श्रेणी भी इसमें आ जाता है। दोस्तों शिवालिक श्रेणी जो है, शिवालिक शब्द की उत्पत्ति पहले समझिए कहाँ से हुआ है। तो शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। दोस्तों उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक होगा समर कैपिटल और एक होगा विंटर कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो समर कैपिटल होगा यह आपका होगा गैरसैंण। तो गैरसैंण एक है और एक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो दोस्तों यही देहरादून जो है, देहरादून के नजदीक ही आपको सिवावाल मिलेगा। तो सिवावाल में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचना से ही इस शिवालिक शब्द का उत्पत्ति हुआ, यानी उद्भव हुआ है। दोस्तों हमने यह जान लिया। आइए अब जरा हम देखते हैं मध्य हिमालय को, जिसे हम लोग नेपाल हिमालय कहा करते हैं। दोस्तों ये आपका नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय का अवस्थित होगा, यहाँ पर काली नदी बहती है और यहाँ पर तीस्ता नदी बहती है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में अवस्थित होगी। दोस्तों यह नेपाल हिमालय जो है, आइए जरा इनमें देखते हैं। तो यह नेपाल हिमालय का कुछ भाग, कुछ अंश आपको ये सिक्किम में भी मिल जाएगा। आइए जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि नेपाल हिमालय के पश्चिम में यदि बात करेंगे तो काली नदी, और पूर्व में बात करेंगे तो तीस्ता नदी के बीच में अवस्थित है। और दोस्तों इसका अधिकांश भाग यानी मध्य हिमालय का अधिकांश भाग नेपाल में आता है। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो होगा 1,16,800 वर्ग किलोमीटर होगा। मध्य हिमालय यानी नेपाल हिमालय का क्षेत्रफल 1,16,800 वर्ग किलोमीटर होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो हम बोल ही दिए थे कि नेपाल हिमालय का अधिकांश कुछ भाग सिक्किम में भी आता है, और दोस्तों कुछ भाग आपको पश्चिम बंगाल का भी आएगा। वो पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो उत्तरी भाग कह सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़े थे जब बृहद हिमालय, इसमें अधिकांश चोटियां जो कि सर्वाधिक ऊंची चोटियां मिली थी नेपाल हिमालय में। जैसा कि हमने पढ़े थे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची है, यह नेपाल हिमालय में ही आता है। तो अधिक संख्या में यहाँ पर ऊंची चोटी वाले आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं तो यहाँ ऊंचाई, इतना ऊंचाई है दोस्तों इस नेपाल हिमालय में, जो हिमालय की श्रेणियां इतनी ऊंची है कि यहाँ पर दर्रों का अभाव है, फिर भी कुछ दर्रे मिल जाते हैं। दोस्तों जब हमने यहाँ नेपाल हिमालय देख लिया, तो आइए जरा अब हम देखते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दोस्तों यहाँ पर आपको दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय मिलेगा, ठीक ना। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे अरुणाचल हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। आइए जरा देख लेते हैं सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग यहीं आता है, तो दार्जिलिंग हिमालय। दोस्तों देखिए पश्चिम में यदि देखते हैं तो नेपाल हिमालय आता है, यहाँ पर देखते हैं सिक्किम के पश्चिम में नेपाल हिमालय, और इसके पूर्व में देखते हैं दोस्तों तो भूटान हिमालय आता है। तो आप देख लिए होंगे कि सिक्किम हिमालय की अवस्थिति देखेंगे तो सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और सिक्किम हिमालय के पूर्व में आपको भूटान हिमालय आता है। तो इस प्रकार हमने यह देख लिया। अब देख लीजिए दोस्तों यह सिक्किम हिमालय जो है, इसमें तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। और दोस्तों इसी सिक्किम हिमालय में कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां भी मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर ऊंचे शिखरों पर यानी सिक्किम हिमालय के ऊंची चोटियों पर एक विशेष प्रकार की जनजाति रहती है। इस जनजाति को हम लोग लेप्चा जनजाति कहते हैं। और दक्षिणी भाग में, इस सिक्किम हिमालय के दक्षिणी भाग में मिश्रित यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जनजातियां निवास करती है। दोस्तों इनमें मिश्रित जनजातियां जो कि जिसमें नेपाली होगी, बंगाली होगी, मध्य भारत की जनजातियां भी होगी। और दोस्तों यह सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय जो है अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात जो है आर्किड के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग अरुणाचल हिमालय और पूर्वांचल हिमालय देखते हैं।
तो आइए तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, और अभी हम लोग देखेंगे अरुणाचल हिमालय और कुछ पूर्वांचल पहाड़ियों को देखेंगे। तो देखिए अरुणाचल हिमालय की अवस्थिति कुछ यहाँ ऐसे है, और दोस्तों ये आपका फिर आपको ये आ जाता है क्या, पूर्वी पहाड़ी, यानी इसे पूर्वांचल पहाड़ी कह सकते हैं इस एरिया में। दोस्तों अरुणाचल हिमालय में कुछ पढ़ लेते हैं। तो अरुणाचल हिमालय के पश्चिम में आपका क्या आता है, भूटान हिमालय। अरुणाचल हिमालय के पश्चिम में भूटान हिमालय, और पूरा में आ जाएगा क्या, डीफू दर्रा आ जाएगा। ठीक है, तो अरुणाचल हिमालय पश्चिम में भूटान हिमालय और पूरब में दीफू दर्रा के बीच अवस्थित है। और दोस्तों अरुणाचल हिमालय की यदि मुख्य चोटियों के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल हिमालय की मुख्य चोटियों में आते हैं क्या, कांगतू व नमचा बरवा पर्वत आते हैं। अरुणाचल हिमालय के मुख्य चोटी में कांगतू और नमचा बरवा पर्वत आते हैं। दोस्तों यदि अरुणाचल हिमालय की दिशा की बात करेंगे तो देखिए दिशा कुछ इस तरह से बन रहा है। यदि दोस्तों आप गौर करेंगे तो देखिए इस प्रकार से दिशा का निर्धारण हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम। दोस्तों ना तो आपको इस तरह से दिशा है और ना ही इस तरह से, आपको दिशा इस तरह से है, यानी देख लीजिए कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत जो है गोलोक पर यानी पृथ्वी पर अवस्थित है, तो किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में विशेष करके क्या, पूर्वी गोलार्ध में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, ये नीचे आ जाएगा आपको इस तरह से है, तो नीचे हो गया दक्षिण है, तो दक्षिण पूरब, पूरब की तरफ होगा, तो दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित होगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। अरुणाचल हिमालय की दिशा की बात करेंगे तो क्या बोले, अरुणाचल हिमालय की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नमचा बरवा पर्वत मिल जाएगा। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी एक आपको आती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर झील से, तिब्बत से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पर सांगपो के नाम से जानते हैं, और भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में आती है और नमचा पर्वत को पार करती है, तो नमचा पर्वत को पार करने के बाद जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक गहरे गॉर्ज यानी महाखंड का निर्माण करते हैं। दोस्तों यह गॉर्ज क्या होता है, तो आपको पहले ही हम बता दें, जब पर्वतीय इलाका से नदी मैदानी इलाका में प्रवेश करती है तो ऊंचाई से जब मैदानी इलाका, मैदानी स्तर पर जो धरातल पर जो पानी का जल स्तर जो गिरती है, तो वहाँ पर एक पूरा गड्ढे का एक तरह समझिए कि निर्माण करते हैं, वही हो गया गॉर्ज यानी महाखंड। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्या देखें यहाँ पर कि नामचा बरवा पर्वत को पार करने के बाद अरुणाचल हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। दोस्तों इस अरुणाचल हिमालय की प्रमुख नदियों की हम बात करेंगे तो अरुणाचल हिमालय में प्रमुख नदियां आती है कामेंग, खुबनसिरी, दिहांग व लोहित नदी आती है। और दोस्तों ये जितनी भी नदियां अरुणाचल हिमालय में, यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी अधिक है, बहुत ही जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। और यहाँ देखेंगे तो इस अरुणाचल हिमालय के इर्द गिर्द कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं। दोस्तों अरुणाचल हिमालय के इर्द गिर्द जो जनजातियाँ निवास करती हैं, उन जनजातियों में प्रमुख कौन कौन है, तो वो जनजातियाँ हैं मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी व नागा जनजाति निवास करती है। दोस्तों यहाँ पर जनजाति जो निवास कर रही है, इन सभी जनजातियों द्वारा झूम खेती किया जाता है। दोस्तों इस झूम खेती को अन्य नाम से भी जानते हैं। झूम खेती को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं, स्लैश कृषि भी कह सकते हैं और वर्ण कृषि भी कह सकते हैं। दोस्तों स्थानांतरित कृषि क्या है आप समझ रहे होंगे, या नहीं समझते तो समझ लीजिए। स्थानांतरित कृषि यानी झूम खेती क्या होता है, तो पहाड़ी इलाका यानी पर्वतीय इलाका पर जनजातियों द्वारा सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती किया जाता है। उससे पहले क्या, जंगल को साफ किया जाता है, जला उला करके किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है, भूगोलविदों के अनुसार कहा जा रहा है कि इस झूम खेती से मिट्टी का क्षरण भी होता है, साथ साथ तो वनों का जो क्षरण हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो आप यहाँ देख लिए अरुणाचल हिमालय। आइए जरा इस पूर्वांचल हिमालय को देखते हैं। दोस्तों यह पूर्वांचल हिमालय जो फैला हुआ आपको है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इलाके में अवस्थित होंगे पूर्वांचल हिमालय। जरा देख लीजिए पूर्वांचल हिमालय के बारे में। दोस्तों यदि पूर्वांचल हिमालय की बात करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से उत्तर दक्षिण दिशा में अवस्थित है। ये आपका क्या, पूर्वांचल हिमालय। दोस्तों इस पूर्वांचल हिमालय की बात करेंगे तो उत्तर से यदि दक्षिण आएंगे तो देखिए उत्तर में आपका आएगा कौन कौन सा पहाड़ी आएगा, तो उत्तर में आएगा पटकाई बूम, फिर आएगा आपको नागा पहाड़ी आएगा, फिर आएगा मणिपुर पहाड़ी,
ठीक है। और दक्षिण में आते हैं तो मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, कुछ इस तरह से आता है। दोस्तों यहाँ पर मणिपुर में यदि देखेंगे तो मणिपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसे हम लोग बराक के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह बराक नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाती है, मिल जाती है, ठीक है। और यदि बात करेंगे मणिपुर में, तो वैसे तो हम बता दें कि मणिपुर सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम दोनों की प्रमुख नदी बराक नदी थी। और यदि बात करेंगे मणिपुर घाटी की, तो दोस्तों मणिपुर घाटी के मध्य में यानी बीच में एक आपका झील आता है। दोस्तों यह झील है लोकताल झील। यह क्या झील है? लोकताल झील। और आप जान सकते हैं कि लोकताल झील जो है, लोकताल झील के चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है, यानी लोकताल झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों यह मिजोरम जो है, मिजोरम को मोलेसिम बेसिन भी कह सकते हैं। दोस्तों मिजोरम को मोलेसिम बेसिन जो कह सकते हैं, यह क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मिजोरम जो है मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है, इसलिए मिजोरम को मोलेसिम बेसिन कहते हैं। और दोस्तों यदि बात करेंगे नागालैंड, तो नागालैंड में बहने वाली अधिकांश नदियाँ, जितनी भी नदियाँ होगा अधिकांश नदियाँ क्या होगी? ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी होगी। और ब्रह्मपुत्र में मिल करके पुनः ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में क्या करेगी? अपना जल विसर्जित कर देगी। तो दोस्तों आज हम हिमालय के प्रादेशिक वितरण को समझने का प्रयास किए। उम्मीद है कि आपको हिमालय के प्रादेशिक विवरण समझ में आया होगा। दोस्तों अब आगे की कड़ी में हमने हिमालय के बारे में पूर्ण रूपेण पढ़ लिया, समझ लिया। और आगे की कड़ी में यानी आगे की वीडियो में हम लेकर के आएंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। हिमालय जब पूरा पढ़ा होगा तो अब उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान के बाद पुनः हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ेंगे। फिर मरुस्थल पढ़ेंगे। पुनः हम लोग पढ़ेंगे क्या? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। और दोस्तों जब यह पूरा सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, वो रहेगा जल संसाधन, ठीक है। तो आज हमने हमारा यह जो कड़ी का समाप्त हुआ, वीडियो समाप्त हुआ। और हम आगे की कड़ी में पढ़ेंगे, समझेंगे ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। और दोस्तों में अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए ताकि वो दोस्त भी पीछे ना छूटे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।